हेलो वंस अगेन। आज हम फिर आपके साथ में हैं टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस के एक नई टेक्निक को लेकर, दैट इज ट्रेंड एनालिसिस। तो देखिए, ट्रेंड एनालिसिस जो है उसके बारे में हम सबसे पहले समझेंगे कि जो व्यवसाय है वह एक गतिशील प्रक्रिया है, ये आप सभी जानते हैं, और जिसके अंतर्गत उतार चढ़ाव, लाभ हानि तथा अन्य प्रकार की कई स्थितियाँ हमारे सामने आती हैं। और किसी एक वर्ष के संबंध में उपलब्ध सूचनाओं से जांच और गणना करके व्यवसाय की वास्तविक एवं विशिष्ट जो स्थिति है उसकी जानकारी नहीं की जा सकती। इसलिए व्यवसाय के संबंध में यदि हमें सही उसकी स्थिति और उसकी प्रकृति को जानने की जरूरत है, तो हमें उसकी एक लंबी अवधि के लेखों की आवश्यकता होती है, और उनकी जांच एवं विश्लेषण करके ही हम व्यवसाय की प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ट्रेंड से तात्पर्य व्यवसायिक गतिविधियों के रुख से होता है, किस तरफ उसका रुख जा रहा है, जिसकी गणना उपलब्ध वित्तीय समंकों में से किसी अवधि के समंकों को बेस मानकर की जाती है। ठीक है, प्राय पहली अवधि के समंक में से अन्य अवधि के समंकों को सापेक्षिक रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, और ट्रेंड एनालिसिस के लिए एक और प्रोसेस है। ट्रेंड एनालिसिस इज ए यूजफुल टूल फॉर द मैनेजमेंट। दिस मेथड शोइंग द चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रेंड एनालिसिस, कि ट्रेंड एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले है जो इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। देखिए, ट्रेंड एनालिसिस की सहायता से जो हमें जो गणना की करते हैं उसको आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि विश्लेषण की इस टेक्निक में प्रवृत्ति, परसेंटेज और रेशियो की गणना की जाती है। वो गणना बहुत ही सरल है और किसी प्रकार की, इसको बोलेंगे किसी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। इसके साथ ही इसे समझना भी सरल है, अतः यह विधि बहुत ही सरल विधि है। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ चेंज आर वेरी क्लियर इन ट्रेंड एनालिसिस। परिवर्तन की दिशा भी इसमें बहुत ही स्पष्ट दिखाई देती है कि प्रवृत्ति जो परसेंटेज व रेशो का एक लाभ यह भी होता है कि उसमें नियमितता होने से जो चेंजेस आती हैं उनकी दिशा स्पष्ट हो जाती है और उसे हम आसानी से सरलता से समझ सकते हैं। इसमें ग्राफ और चित्रों के प्रयोग से परिवर्तनों की जानकारी को देखते हुए हमें यह ज्ञात हो जाता है कि वो किस तरफ जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है, समय नष्ट नहीं होता। नेक्स्ट, इट शोज ब्रीफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, ब्रीफ प्रेजेंटेशन मीन्स कि जो समंक है उनका संक्षिप्त प्रस्तुति हमें हमारे सामने आ जाती है। तो जो ट्रेंड एनालिसिस मेथड है उसमें वास्तविक डेटा को परसेंटेज और रेशियो में बदलने में बड़ी बड़ी जो संख्याएं होती हैं उनको क्या कर दिया जाता है, ब्रीफ कर दिया जाता है, उनको संक्षिप्त कर दिया जाता है, तथा इस कारण इनको मैनेजमेंट और साथ ही एक जो कॉमन व्यक्ति है उसके द्वारा आसानी से समझा जा सकता है और आसानी से इस विधि के द्वारा उसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन बाय ग्राफ इजी। ठीक है, ग्राफ के द्वारा जो दर्शाया जाता है, जो डेटा दर्शाए जाते हैं वो बहुत ही सरल है। तो जो ट्रेंड परसेंटेज और ट्रेंड रेशियो में नियमितता होने के कारण उन्हें जो रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो बहुत ही सरल होता है। इसमें डेटा की ओर सामान्य व्यक्ति का आकर्षण भी बढ़ता है तथा उसके जो चेंजेस हैं उनको समझना भी बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी इजी। तो देखिए, तुलनात्मक अध्ययन भी बहुत ही सरल है, क्योंकि जब हम कई वर्षों के समंकों को केवल एक ही आधार वर्ष के समंकों के अनुसार ट्रेंड परसेंटेज और ट्रेंड रेशियो में चेंजेस करने से जो नियमित करने के कारण जो नियमितता आ जाती है, अतः इनकी आपस में जो हम कंपेयर करते हैं, जो तुलना करते हैं, उनको और बहुत ही स्पष्ट और सरल हो जाती है। जो तुलना हम करते हैं आपस में, ठीक है, वो बहुत ही स्पष्ट और सरल हो जाती है और ऐसे विश्लेषण बजटों तथा पूर्वानुमानों के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो इस तरह से ट्रेंड एनालिसिस जो मेथड है वो बहुत ही ईजी है, जिसे एक सामान्य व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है और ग्राफ और चित्रों के माध्यम से हम आसानी से देखते ही बता सकते हैं कि व्यवसाय का रुख किस तरफ जा रहा है, वो प्रगति कर रहा है या वो प्रगति नहीं कर रहा है, उसके डेटाज इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो केवल एक दृष्टि से ही हम बता सकते हैं कि व्यवसाय का रुख किस तरफ जा रहा है।
चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं हम सीमाओं की, क्योंकि देखिए उपयोगिता के साथ साथ कुछ सीमाएं भी जरूर जुड़ी रहती हैं, तो इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहला है इलॉजिकल एंड मिसलीडिंग कंक्लूजन्स, तर्क एवं भ्रामक निष्कर्ष। देखिए क्यों है, क्योंकि जो ट्रेंड एनालिसिस है उसके अंतर्गत जो निकाले गए जो निष्कर्ष होते हैं वो समय मौलिक मीन्स उसके समय मौलिक डेटा पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि इसमें टाइम का ध्यान नहीं जाता। अतः केवल परसेंटेज एवं रेशो पर आधारित निष्कर्ष भ्रामक व तर्कहीन हो सकते हैं। उदाहरण की हम बात करते हैं कि यदि कोई एक व्यय 100 रुपये से बढ़कर 200 रुपये हो गया है, जबकि दूसरा व्यय 1000 रुपये से बढ़कर 1500 हो गया है। पहले व्यय में यद्यपि कितनी परसेंटेज वृद्धि हुई है, 100% की हुई है वृद्धि, पर यह कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। जबकि दूसरे मद में यद्यपि जो इंक्रीज हुआ है वो 50% है, लेकिन वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जब ऋणों में 10% के आधार पर 100% वृद्धि बतलाई जाती है और उसकी तुलना में इक्विटी में 50% की वृद्धि होती है, तो वित्तीय विवरणों के प्रयोग करने वालों के मस्तिष्क में अनावश्यक संदेह उत्पन्न होता है, लेकिन यह संदेह मूल संख्याओं को देखने पर ही दूर किया जा सकता है। तो कुछ इसमें कंक्लूजन में भ्रामकता आ सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इग्नोरिंग प्राइस लेवल चेंजेस। देखिए मूल्य परिवर्तनों की अवहेलना भी इसमें की जाती है, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक्चुअल कॉस्ट के आधार पर तैयार की जाते हैं। इस कारण यदि समीक्षा के लिए चुने गए जो वर्ष हैं में यदि मूल्य स्तर में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है तो उसका तुलना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, 100% पड़ेगा। अतः परसेंटेज अथवा रेशो ज्ञात करने से पहले जो करंट ईयर है उसके डेटा में मूल्य स्तर के अनुसार एडजस्टमेंट करना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा क्या होगा, उनकी तुलना निरर्थक एवं भ्रमपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नो इम्पोर्टेंस और सिंगल परसेंटेज और रेशो। ठीक है, एक मद या प्रतिशत या अनुपात का कोई महत्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि अकेले केवल एक मद या प्रतिशत का अनुपात अपने आप में निरर्थक है। हम उसी समय किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं जब एक मद की प्रतिशत या तुलना या अनुपात की जब एक मद को परसेंटेज या रेशो का इसी से संबंधित जो आइटम है कि परसेंटेज और रेशो से तुलना की जाए। अगर अलग अलग से करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो ये जरूरी है कि उसी मद से संबंधित दूसरे मद में सेम मद से तुलना की जाए, या परसेंटेज में की जाए या अनुपात में की जाए। ठीक है, तो इस तरह से जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एक स्टॉक में मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति अर्थहीन है जब तक कि इसकी तुलना किससे नहीं की जाएगी, बिक्री प्रवृत्ति से नहीं की जाए। अतः अन्य संबंधित मदों में सापेक्ष तुलना करके ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्लियर? चलिए डिफेक्ट इन सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। देखिए ये भी बहुत बड़ी इसकी विशेष सीमा है कि यदि आधार वर्ष के चयन में ही दोष हो गया है तो भी क्या होगा, पूरा जो निष्कर्ष निकाला गया है वो तर्कहीन हो जाएगा, भ्रामक हो जाएगा। ठीक है, इलॉजिकल हो जाएगा। तो ट्रेंड एनालिसिस में अगर बेस ईयर को ये मानेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस में बेस ईयर को बहुत ही एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। यह सभी दृष्टियों से एक समान वर्ष होना चाहिए। यदि बेस ईयर के समंग किसी विशेष कारण से, विशेष कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा हो सकती है, हड़ताल हो सकती है आदि असामान्य घटनाओं से प्रभावित हुए हैं, तो उनसे की गई तुलना अर्थहीन व भ्रामक हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से प्रवृत्ति विश्लेषण को हमने देखा कि क्या है, उसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसके हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको समझेंगे, इसके मेथड्स देखेंगे ताकि आप आसान इसको और अच्छे से समझ सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ।